हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार, पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया चैप्टर आपके बीच लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जो कि आर.एस. अग्रवाल से है और ये आर.एस. अग्रवाल का प्रश्नमाला 33 है। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए आइए प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले द्विघात समीकरण के जो मूल रूप है उसको हम लोग देख लें। द्विघात समीकरण के मूल रूप क्या है उसको देख लेते हैं। द्विघात समीकरण का मूल रूप ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जिसमें घात 2 ही होना चाहिए। अधिकतम घात उस समीकरण का 2 होना चाहिए। ये अचर ये x² का गुणांक है, ये x का गुणांक है और ये अचर पद है। ये अचर पद है, ये अचर पद है और ये x का गुणांक है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होता है। a b c कोई वास्तविक संख्या है, a b c कोई वास्तविक संख्या है, ये b c कोई वास्तविक संख्या है जहां a नॉट इक्वल टू 0। a b c एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है जहां a नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण में घात 2 तो होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर ये 0 रहेगा तो x² से गुना करेंगे तो फिर इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो ये द्विघात समीकरण बचा नहीं। इसलिए a b c एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय भी रहेगा और अपरिमेय भी उसमें रहेगा। पूर्णांक भी रहेगा, समपूर्णांक भी, प्राकृत संख्या, ये सब आ गया उसमें। तो ये वास्तविक संख्या है। लेकिन वो 0 भी वास्तविक संख्या है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होगा। बाकी सब हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर ये नहीं हो सकता है। ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। ये 0 के बराबर हो गया तो समीकरण हो गया ये x² प्लस bx प्लस c। अगर ये हो गया तो ये तो हो गया समीकरण, और ये हो जाएगा 0 के बराबर नहीं है तो बहुपद। ये 0 के बराबर नहीं है तो बहुपद। लेकिन हर हाल में घात 2 होना चाहिए। ये 0 नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है। ये द्विघात बहुपद है क्या? ये द्विघात बहुपद है क्या? है। c 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। ये सिर्फ 0 नहीं हो सकता है। देखिए तो ये है कि ना, इसका गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं कि ना? तो a हो जाएगा 5, b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 0। तो c 0 हो सकता है, c 0
हो सकता है लेकिन ये 0 नहीं होगा। इसमें घात 2 हो रहा है ना, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए अगर हम बात करें 2x² प्लस 5 का, क्या ये द्विघात समीकरण है? चूंकि और इसमें b 0 है, b नहीं है। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2x² प्लस 0x प्लस 5, तब भी तो इतना ही ना होगा, तब भी तो इतना ही होगा। 0 से x में गुना करेंगे 0, तो 2x² जोड़ 5, 0 खत्म। तो इतने हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 होगा तो घात 2 खत्म हो जाएगा, इसलिए a 0 नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? अगर इसका घात चाहे इसका घात अगर रूट में रहता है, ये बाटा में रहता है, इस तरह अगर रहे, अगर है जैसे 5 x के घात पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसमें भी पूर्ण संख्या शून्य होता है ना, शून्य छोड़ करके, और माने घात 2 होना चाहिए। अब 1/2 होगा तो ये पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या, घात तो 2 होना ही चाहिए द्विघात समीकरण में, लेकिन अगर x के घात 1/2 हो रह गया तभी यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। कोई भी घात होगा तो ये पूर्ण संख्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया ऐसे रूट, तो रूट में ये सब नहीं रह सकता है, चाहे घात 3/2 हुआ, 5/4 हुआ, ये सब अगर रहेगा तो वह द्विघात बहुपद या समीकरण नहीं रहेगा। आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर अब आते हैं। ये कुछ बातें थी जो समझा देना जरूरी था, नहीं होगा। अब इससे कुछ संबंधित अब जो मैटर था हम समझा दिए। आते हैं प्रश्न पर। अभी प्रश्न आया है कि घात क्या 3 रहेगा तो द्विघात समीकरण हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ये x² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद हो गया, बराबर आएगा 0 तो द्विघात समीकरण हो गया। ये घात अधिकतम 2 हो सकता है, अधिकतम घात 2 होगा तो ही द्विघात समीकरण होगा। नाम ही है द्विघात, द्विघात अधिकतम घात 2 होना चाहिए। 3 होगा, 4 होगा तब वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए पहला प्रश्न ये है, निम्न में कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण है? इसमें कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है? इसका देखिए, इसका देखिए, इस x का x रूट के अंदर हो गया, x रूट के अंदर हो गया तो निश्चित स्पष्टतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें देखिए ये द्विघात समीकरण होगा कि ना, कह रहा है एक द्विघात समीकरण है, हमें पहचान करना है एक द्विघात समीकरण है। कोई एक ही होगा जो द्विघात समीकरण होगा, कोई एक ही होगा जो द्विघात समीकरण होगा। इसको थोड़ा देख ले, लग रहा है कि ये हो सकता है। इसको सरल कर लेते हैं, डी को सरल कर लेते हैं। x² इधर भेजते हैं, x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x इधर, x² इधर आके माइनस 2x² प्लस इधर आके माइनस 4 बराबर 0। अब 2 x² में से 1 x² घटेगा, कितना बचेगा? 1 x² और माइनस माइनस जोड़ देंगे और चिन्ह लिखेंगे माइनस का, 4 1 5 बराबर उधर क्या बच गया? ये माइनस है तो माइनस कॉमन ले भी सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, चाहे सब में माइनस से भाग दे देंगे तो ये माइनस खत्म, ये माइनस खत्म, ये प्लस लिखे चाहे माइनस लिखे, क्या फर्क पड़ता है? बताइए ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ये द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल होगा। यही पर हमको लगा है कि ये होना चाहिए, तो हम इसको सरल किए हैं, पता चला है कि ये द्विघात समीकरण है। देख लीजिए एक बार और, अगर हम x यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस तो x² माइनस से माइनस में भाग देंगे प्लस 5 अब बराबर 0। अब माइनस को उधर भेजेंगे तब भी क्या फर्क पड़ता है? वहीं के वहीं रहेगा। द्विघात समीकरण हो रहा है कि ना हो रहा है? तो इसका उत्तर कौन होगा? डी होगा। ये सब द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको हम सरल करेंगे तो द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है, तो ये इसका उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 2 नंबर प्रश्न है
निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है तो हमारी नजर ये सब पर पड़ रहा है, देखने पर पता चल रहा है कि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यह भी है, यह भी है, यह भी है, और ये तो घात 3 हो गया। ये द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब कि उत्तर ये हो गया। ये द्विघात समीकरण नहीं है। आइए अगले प्रश्नों को बनाने से पूर्व उससे कुछ संबंधित बातें हैं उसको सीख लेते हैं। उससे कुछ संबंधित बातें हैं उसको हम लोग सीखते हैं। द्विघात समीकरण दे दिए जाते हैं, द्विघात समीकरण दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसके मूल किस प्रकार के हैं, वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? मूल वास्तविक होंगे कि वास्तविक नहीं है, इसकी पहचान कैसे करते हैं? कोई बताएंगे कि इसकी पहचान कैसे करते हैं? सबसे पहले विवेचक डी निकालते हैं। विवेचक डी निकालते हैं, जिसको विविक्तर भी कहते हैं। विवेचक डी भी कहते हैं और विविक्तर भी कहते हैं। विवेचक डी या विविक्तर भी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वह है विवेचक चाहे विविक्तर, विविक्तर बराबर b² माइनस 4ac। विविक्तर बराबर होता है b² माइनस 4ac। यदि हम इन सारी बातों को देख लें, यदि b² माइनस 4ac बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, ये बड़ा का चिन्ह है, ये बड़ा है, 0 से क्या है, ये छोटा है, छोटा मुंह है, छोटा है, ये इससे ही बड़ा है, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, तब फिर इसके मूल। तो यदि b² माइनस 4ac बड़ा होगा बराबर होगा 0 के, तो मूलों के अस्तित्व होंगे, अर्थात मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर ये बात रहा तो। और दूसरी बात, यदि b² माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इस बात को हम लोग जान गए कि नहीं, यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी वास्तविक होगा मूल। यदि 0 से बड़ा होगा b², छोटा होगा b² माइनस 4ac, तो मूलों का कोई वास्तविक मान नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं कि 0 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ? 0 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ? 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में होगा। b² माइनस 4ac का मान माइनस में आएगा। अगर माइनस में होगा तब वह 0 से छोटा कहलाएगा। माइनस में होगा तो 0 से छोटा कहलाएगा, या माइनस में नहीं होगा तो वह 0 से बड़ा होगा, और 0 ही आएगा तब वह 0 के बराबर होगा। ये बात स्पष्ट है। एक देख लेते हैं, जैसे 2x² प्लस 2x प्लस 3 इजकल टू 0। इसके मूल किस प्रकार के हैं? इसके मूल किस प्रकार के हैं? उदाहरण देख लेते हैं। तो हम b² विविक्तर निकालेंगे। इसका विविक्तर निकाल ले। विविक्तर बराबर क्या होता है? अभी बताया है, विविक्तर माइनस b² माइनस 4ac। b कितना है?
2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अगर हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 होगा ना। अब -4 आ गुने ए कितना है 2, आ गुने सी कितना है 3, तो 2 दूनी 4 आ घटाओ 4 दूनी 8 तिरका 24, कितना हुआ -20। ए बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर है, बड़ा है या छोटा है, तो इसका किस प्रकार का मूल होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस तरह के अगर आते हैं, इस तरह के आते हैं तो हम बिल्कुल कहेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होने वाला है। अगर अब ये रहे जैसे कि 4x² - x + 1 = 0, ये यहाँ पर प्लस ही है 16 और यहाँ पे 2 है। अब ये बताइए कि इसके मूल किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? विविक्तर ज्ञात करेंगे। परीक्षा में नहीं लिखेंगे ये सब, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। परीक्षा में ये सब नहीं लिखना है, हम समझाने के व्यू से लिख रहे हैं। विविक्तर b² डायरेक्ट आपकी बार लिख रहे हैं। b², b कितना है 16 का स्क्वायर -4 आ गुने ए कितना है 2 गुने सी कितना है 1, तो 16 16 हाँ 200 6 पन्ना घटाओ 4 दूनी 8 एकम 8, कितना बचेगा 16 में से 8 घटेगा 8 4 248। यहाँ पर b² -4ac का मान कितना आया? d से 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अब ये रहा अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न। निम्न में किस समीकरण का मूल वास्तविक है? किस समीकरण का मूल वास्तविक है? तो हमें देखना है मूल वास्तविक है कि नहीं, इसकी जांच के लिए b² -4ac ज्ञात करना है। अगर 0 से बड़ा होगा तब तो मूल वास्तविक होगा, या फिर 0 के बराबर होगा तब भी मूल वास्तविक होगा। यदि मान माइनस में आता है अर्थात वह 0 से छोटा है, तब उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। देखिए अगर ये 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, तो 2 उसमें से घटाना है कितना, b² में से घटाना है 4ac, तो 4 4 3 12 c 12 5 60, 16 में से 60 घटेगा तो माइनस में आएगा, ये तो नहीं होगा वास्तविक। इसको देखते हैं 7 7 49, b² कितना आएगा, b² -4ac हमको दिखाई दे दिया है ये कि ये हो सकता है, क्योंकि ये बीच का मान जो है अधिक है, बीच का मान अधिक है, यहाँ भी अधिक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अधिक है, तो ज़्यादा संभावना है इस मूल वास्तविक हो, क्योंकि b² -4ac, b² कितना है -7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 ये कितना है 2 आ गुने c कितना है 5, तो ये होगा 7 7 49 घटाओ 4 दूनी 8 5 40, कितना आया? तो d b² -4ac से 0 से बड़ा है, इसका मान 0 से बड़ा आया है, तो कोई एक ही ना होगा उत्तर, कोई एक ही का ना मूल वास्तविक होगा, जिसमें हमको ये मिल गया कि इसका मूल वास्तविक है, तो बाकी पर चर्चा नहीं करना है। और परीक्षा में तो बिल्कुल नहीं, परीक्षा में ये हम सूत्र नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। परीक्षा में डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, b², b कितना 7 7 49, माइनस है तो प्लस होगा, b² -4 4 a माने 4 दूनी 8 c बटे 8 5 40, कितना आया 9, इसका मूल वास्तविक है, तब इसका है तो बाकी सबका नहीं होगा, यानी उत्तर ये डी नंबर होगा। बात समझ में आई? इसमें इसका विविक्तर ज्ञात करना है, विविक्तर ज्ञात करना है, मतलब कि हम b² -4ac वाले सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। b² डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, b² -4ac कितना आएगा, b है 1 का स्क्वायर -4 गुने a कितना है 1 आ गुने c कितना है 1, यही ना है, ये समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? तो 1 एकम 1 आ घटाओ 4 एकम 4 एकम 4, कितना हो गया, प्लस माइनस है तो घटाएंगे, 4 में से 1 घटेगा 3, इसमें से घटाए तो इसका चिन्ह। परीक्षा में हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे b² 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -4 गुने a
4 एकम 4 कि ना। अब फिर 4 से 1 में गुना करेंगे 4, कितना आया -3। बी इसका सही उत्तर होगा। आइए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आर एस अग्रवाल का 33 अभ्यास का 5 नंबर प्रश्न को जल्दी से देख लेते हैं। इसका भी विविक्तर ज्ञात करना है, विविक्तर ज्ञात करना है। जैसे इसके पहले वाला प्रश्न था ठीक उसी प्रकार का ये प्रश्न है। विविक्तर बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, बी स्क्वायर माइनस 4, 4 कितना है 4, आइए 4 दूनी 8, 8 में चाहे लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी कितना है -12, तो 9 आई हो जाएगा। माइनस से प्लस में गुना करेंगे, माइनस से माइनस में गुना किए प्लस, 4 दूनी 8, 12 8 96, 12 8 96, 4 दूनी 8 और 12 8 96, तो ये हो गया 9 और 6 105। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आता होगा। उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आता हो तो ज़रूर, अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा हम जब वीडियो जब भी अपलोड करें तो आप तक पहले पहुँचे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, चलिए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग AC निकालेंगे। सबसे पहले ए से सी में गुना करेंगे। ये कितना है 1, AC ये कितना है 1 है, और सी कितना है 18, कितना होगा 18। अब 18 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे, 18 को ऐसा 2 भाग में बांटेंगे ताकि या तो जोड़ने पर बीच के बराबर आ जाए, इतना आ जाए, या तो घटाने पर ही बीच के बराबर आ जाए। जोड़ने पर आ जाए या फिर घटाने पर आ जाए। जोड़ने पर आएगा तो घटाने पर नहीं आएगा, और घटाने पर आएगा तो जोड़ने पर नहीं आएगा। लेकिन उन दोनों भागों का गुणनफल इतना ही होना चाहिए, उन दोनों भागों का गुणनफल इतना ही होना चाहिए। तो उसका भाग कीजिए। हमारे दिमाग में आ रहा है 3 छक 18, 6 गो 3 गो 9 गो, और जोड़ेंगे तो 18 ही होगा, गुना करेंगे तो 18 ही होगा। इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 18 ही होगा। समझ रहे हैं? जोड़ने पर हो रहा है तो दोनों का चिन्ह जो यहां रहेगा वह लिखेंगे। यहां कौन चिन्ह है, तो दोनों का चिन्ह माइनस का होगा। बात को समझिएगा, ये दोनों का चिन्ह यहां जो होगा, तब न माइनस माइनस रहेगा तो चिन्ह लिखेंगे माइनस, और 6 और 3 9 जोड़ देंगे कि नहीं। यानी जोड़ने पर अगर होगा तो दोनों का चिन्ह माइनस होगा, अगर घटाने पर होता तो बड़का का चिन्ह यहाँ जो रहेगा वो लिखेंगे। यदि माइनस है तो माइनस लिखते हैं, तब छोटका का चिन्ह प्लस लिखते हैं। यदि बड़का का चिन्ह प्लस रहता तो प्लस लिखते हैं, यहाँ प्लस रहता तो बड़का का प्लस लिखते हैं और छोटका का माइनस लिखते हैं, तो ऐसे होता। लेकिन यहाँ माइनस है तो दोनों का चिन्ह माइनस होगा, तभी तो जुटेगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें क्या करना है, देखिए ये 3 है तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3, माइनस में है ना तो इसको प्लस कर देना है, प्लस अब बटे 1 से इसके गुणांक से भाग दे देना है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो मान कितना होगा 1 होगा, और ये माइनस में है ये भी है तो प्लस में कर देंगे, और इससे ही भाग देंगे, कितना है 1, भाग देंगे तो इतने बचेगा, कितना आ गया 3 और 6। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। अब जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि 6ठा नंबर इसी प्रकार का था और 7वां नंबर का भी मूल ही निकालना है, तो हम AC निकालेंगे सबसे पहले। A कितना है, A है 2 और C कितना है 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब 30 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, 30 को ऐसे 2 भागों में बांटिए ताकि जोड़े या घटाए तो बीच के बराबर आ जाए, बीच के बराबर आ जाए। 10 तिहाई 30, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, घटाएंगे तो 8 नहीं होगा। 6 पचे 30, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 6 और 5 11, जोड़ने पर हो रहे हैं तो 6 और 5 गुना करने पर हो जा रहा है ना 30, तो ये हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि यहाँ तो माइनस है तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस ही होगा, तो दोनों का चिन्ह माइनस होगा तभी ना इतना होगा। अब हम यहाँ करेंगे x बराबर माइनस
है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे और भाग देंगे कितना से, 2 से। फिर -5 है तो माइनस है तो प्लस करेंगे और भाग कितना से देंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5/2। ऑप्शन 1 नंबर सही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी। ये नंबर होगा, बी गलती से हो जाता है इंसान से गलती, ये नंबर होगा 5/2। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 8 नंबर प्रश्न है, इसमें भी AC निकालेंगे। A है 1 और C है 9, गुना करने पर हो जाएगा 9। अब इसके ऐसे 2 भाग करेंगे, इसको ऐसे 2 भाग करेंगे ताकि जोड़े या फिर घटाए तो इसके बराबर है। ये आपको रूट देख करके थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा होगा, लेकिन हमें सोचना है कि 4√3 है। अगर हम यहाँ लिख दे 3√3 और फिर 1√3, तो √3 से √3 में गुना करेंगे 3, √3 से √3 में गुना करेंगे 3 और फिर 3 तिहाई 9, गुना करने पर हो रहा है 9, इसको और इसको गुना करने पर 9 हो रहा है, और इसको √3 को और 3√3 और 1√3 दोनों को जोड़ेंगे तो 4√3 हो जा रहा है। तो ये वाला मामला फिट है। तो ये दोनों का चिन्ह क्या होगा, अब ये बताइए। दोनों का चिन्ह माइनस होगा, चूंकि यहाँ माइनस है, जोड़ने पर हो रहा है, तो हम बताए हैं कि जो यहाँ रहेगा वही दोनों का होगा, तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो अब x का मान कितना हो जाएगा, -3√3 है, माइनस में है तो प्लस, अब बाटा में कुछ भी नहीं है, 1 से भाग देना है तो इतना ही रहेगा, और 1 हो जाएगा, माइनस है तो +√3 और बाटा में 1 से भाग देंगे तो इतना ही रह जाएगा। यानी यह होगा, ये कितना नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर में है, 3√3 माइनस में है, ये होगा, ये होगा। आइए अब देखते हैं कुछ जो प्रश्न आगे के मिलेंगे, उसके लिए कुछ बातें हैं जो समझना जरूरी है, उसको समझते हैं। अभी हमने देखा है कि b² -4ac यदि 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और b² -4ac छोटा होगा 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस बात को हम लोग देखे थे, अभी इस बात को देखे थे। अब देखें यदि b² -4ac बराबर 0 हो तो 2 समान वास्तविक मूल होंगे। यदि b² -4ac बड़ा होगा 0 से तो 2 असमान मूल होंगे, 2 असमान मूल होंगे, मतलब मूल असमान होगा, और 0 के बराबर होगा तो 2 बराबर मूल होंगे, और यदि 0 से छोटा होगा तो कोई मूल ही नहीं होने वाला है। तो ये 2 बातें हैं, ये हमको बताना था। आइए उदाहरण से भी कुछ इसको समझते हैं। ये 2 उदाहरण आपके सामने हैं, ये 2 उदाहरण आपके सामने हैं। इसका विवेचक d निकाले हैं हम लोग, इसके विवेचक d निकाले हैं b² -4ac। b कितना है, -20 है, तो -20 का स्क्वायर -4 a गुने c, तो 20 यहाँ 400 और घटाओ 4 से 100 में गुना करेंगे 400 एकम 400, 400 में से 400 घटेगा 0। यहाँ विवेचक d क्या आया, d आया, b² -4ac कितना आया, 0 आया, मतलब कि यह 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसका भी मूल वास्तविक होगा, लेकिन कौन से मूल प्राप्त होंगे, समान मूल प्राप्त होंगे, समान मूल प्राप्त होंगे, इसके समान मूल प्राप्त होंगे। यहां पर हम इसका विवेचक d निकाले हैं, b² -4ac निकाले हैं तो 49 आया है, यानी b² -4ac 0 से बड़ा आया है कि नहीं, 0 से
बड़ा आया है, तो जब जीरो से बड़ा आएगा तो वास्तविक मूल होगा लेकिन असमान, यानी असमान मूल का कहने का मतलब हुआ कि दो मूल अलग अलग होंगे, दो मूल अलग अलग होंगे। देखिए इसके दो मूल कौन कौन होंगे, इसका देख लीजिए, एक बार। दो समान मूल ही, दोनों मूल बराबर प्राप्त होगा, दोनों मूल बराबर प्राप्त होगा। ए सी निकालिए, ए सी कितना है, ए 100 और सी 1 कितना होगा 100। 100 को अब ऐसा दो भागों में बांटिए, 100 को ए सी 100 आया, 100 को ऐसा दो भागों में बांटिए ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच के बराबर आए, जोड़ने या घटाने पर बीच के बराबर आए। यदि जोड़ने पर आता है तो घटाने पर नहीं आएगा, घटाने पर आता है तो जोड़ने पर नहीं आएगा। दो भाग कीजिए, 20 25 100 अगर करते हैं तो 20 में 5 जोड़ेंगे 25 होगा, 20 में से 5 घटाएंगे 15 होगा, बीच के बराबर नहीं हो रहा है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़िए, 10 दहाई 100, 10 दहाई 100, 10 से 10 में गुना करेंगे 100 हो जाएगा, 10 से 10 में गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 20 भी हो जाएगा। तो ये फैक्टर ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो दोनों का जोड़ने पर हो रहा है तो दोनों का चिन्ह माइनस होगा। तो x बराबर क्या होगा 10 बटे 100 कि ना, इसी से ना भाग करेंगे। अब फिर एगो x बराबर क्या होगा 10, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 10 बटे 100। ये भी हो रहा है 1 बटे 10, ये भी हो रहा है 1 बटे 10। दोनों मूल बराबर हो रहे हैं, दोनों मूल बराबर हो रहे हैं। और इसका मूल निकाल के देखें, इसका मूल निकाल के देखें क्या हो रहा है, 2 तिहाई AC हो गया 6, 6 दूनी 12, AC हो गया 6 दूनी 12। अब 12 को ऐसे दो भागों में बांटिए ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच के बराबर है। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 जोड़ने पर हो रहा है कि घटाने पर हो रहा है। तो ये ध्यान होना चाहिए कि अगर घटाने पर हो तो बड़ा वाला का चिन्ह जो यहां रहेगा वह होगा, घटाने पर यदि होगा तो बड़ा वाला का चिन्ह जो यहां रहेगा वही होगा। तो घटाने पर होगा तो इसका चिन्ह प्लस है तो यहां क्या होगा प्लस, अब घटाने पर होगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, बदल जाएगा। जब घटाने पर होगा तो बड़ा वाला का चिन्ह यहां वाला होगा, और ये जब प्लस है तो माइनस होगा। अगर यहां माइनस रहता तो प्लस होता, तो ये माइनस हो जाएगा। तब x का मान कितना हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 4 बटे 2, और ये माइनस है तो प्लस 3 बटे 2। ये माइनस 2 हो गया, ये कितना हो गया -2, ये -2 हो गया, और ये 1 हो गया। ये 2 से न भाग करेंगे, 2 से न भाग करना है, 3 बटे 2 होगा, 3 बटे 2 होगा। देखिए देखिए ये 3 बटे 2 और 2 असमान मूल प्राप्त है, एक जैसा मूल प्राप्त है। ये 2 आया है, इसका मूल 2 आया है, एक 3 बटे 2 आया है, ये -2 है और प्लस में हो जाएगा। तो एक 2 आया है, एक 3 बटे 2 आया है, असमान मूल है कि नहीं, अलग अलग है कि नहीं। तो ये अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो असमान मूल होगा, b² - 4ac 0 के बराबर होगा तो फिर समान मूल होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि मूल समान तभी होता है, अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, मूल समान तभी होता है जब b² - 4ac बराबर 0 होता है कि नहीं। तो b यहाँ क्या है 1 है, b क्या है 1 है, -4 और गुने a कितना है a है, c कितना है b है, बराबर 0। तो 1 का प्लस 1 होगा, 1 बराबर 1 होगा, आई हो जाएगा -4ab इधर आके +4ab क्या इस प्रकार है, नहीं है, नहीं है ना। लेकिन अगर ये भी निकाल लें तो 1 के बटा में 4 चला जाएगा, 1 के बटा में 4 चला जाएगा, मिल रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार और से देखते हैं, एक बार और इसे देखते हैं। b² - 4ac बराबर 0 होता है तभी मूल वास्तविक होता है और बराबर भी होता है कि ना। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तब मूल
असमान होगा, और समान मूल होने के लिए 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ तो कहा है समान मूल होंगे, समान मूल होंगे, तब फिर ये सही होगा। b कितना है 1 का स्क्वायर -4 गुने a कितना है a गुने c कितना है b बराबर 0। अब 1 का वर्ग 1 और ये कितना हो गया -4ab, इधर आके +4ab। अब जरा सोचिए कि 0 में इसको जोड़ते तो इतना ही होता कि नहीं होता, लेकिन ऐसा ऑप्शन इसमें कहीं नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमने देखा है कि अगर ए बी निकालेंगे तो 1 के बटा में 4 चला जाएगा, आंसर मिल रहा था। ये मेरा दिमाग चला है, ऐसे ही आप लोग का भी दिमाग चलना चाहिए। 1 के बटा में 4 चला जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये नया प्रश्न आ गया, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए कुछ बात पर ध्यान दें, कुछ बात पर ध्यान दें। ये हम जानते हैं एक सूत्र होता है मूलों का योग, मूलों का योग बराबर होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल बराबर होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। मूलों का योग बराबर -b/a और गुणनफल c/a होता है। हमसे क्या पूछ रहा है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। c कितना है 6 और a कितना है 3, 3 दूनी 6, क्या मिला उत्तर 2। मूलों का गुणनफल होता है c/a और मूलों का योगफल होता है -b/a। तो फिर मूलों का गुणनफल हमें निकालना है, तो c/a, c 6 नहीं, ये तो समीकरण पहले बदलना पड़ेगा, ये नहीं होगा। इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे पहले। ये 6 है तो 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर -7x +3 बराबर 0। यही गलती कर बैठेंगे परीक्षार्थी परीक्षा में, तो हो जाएगा उत्तर गलत। जल्दी से तो आंसर मिल गया है, लेकिन उत्तर हो जाएगा गलत। इसलिए गलती नहीं करना है, जल्दीबाजी में गलती न करना है। देख लीजिए यहाँ पर गुणनफल, मूलों का गुणनफल c/a। c कितना है 3, a कितना है 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 होगा, 1/2 होगा। व्यापक रूप में ये नहीं था, व्यापक रूप ये x² + bx + c न होता है, तो उस रूप में नहीं था। तो उस रूप में सबसे पहले हम लोग सजा लिए हैं, तब जाके मान निकाले हैं। और ऐसे भी परीक्षा में रहेगा तो सजाकर ही निकालेंगे, ध्यान रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। ये x² ये a ना होता है तो इस शुरू में न रहेगा, तो इसको शुरू में रखे है। x का गुणांक b होता है और अचर पद क्या होता है c होता है, अचर पद c होता है। इस समीकरण के मूल बराबर है, इस समीकरण के मूल बराबर है, तो फिर k का मान क्या होगा। तो जब मूल बराबर है, कब मूल कब बराबर होता है, जब b² - 4ac बराबर 0 होता है, तभी तो मूल बराबर होता है। b² - 4ac बराबर 0 होता है, तभी ना मूल बराबर होता है। तो b कितना है -8 का स्क्वायर -4 गुने a कितना है 2 गुने c कितना है k बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 के -4 दूनी 8 के को उधर भेज देते हैं, -4 दूनी 8 के को उधर भेज देते हैं, ठीक है। 8 अठाई 64 और 8 के इधर आके +8 के हो जाएगा, 8 अठाई 64। के का मान कितना आया 8 आया। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। तो दोस्तों आज इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये पार्ट 1 था, द्विघात समीकरण आर.एस. अग्रवाल का ये पार्ट 1 था। फिर अगले वीडियो पार्ट 2 में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट जरूर करके बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।